हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे क्लास 11th केमिस्ट्री का, ठीक है, टर्म 2 यहाँ पे मॉडल सेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है मॉडल सेट 1 और 2 की हम लोगों ने बात कर लिया था और उसका आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड कर दिया था मैंने। तो जिन लोगों ने उस चीज़ों को नहीं देखा है तो चैनल पर जाके आप लोग देख सकते हैं, और इस वीडियो के आई बटन पे और इंड स्क्रीन पे भी आप लोगों को जो है उस वीडियो का जो है लिंक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे यहाँ पे मॉडल सेट 3 को सॉल्व करना, ठीक है। तो थोड़ा टाइम तो लगा है इस PDF को थोड़ा यहाँ पे बेसिकली इस PDF को तैयार करने में, तो उसके लिए सॉरी। तो इसको भी हम लोग जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यार इस तरीके से आपको थोड़ा लिख देते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको भी समझ में आता है और बहुत ही अच्छे तरीके से सारा काम हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने तो फर्स्ट वीडियो में अच्छा खासा रिस्पांस दिया, सेकंड वीडियो में उतना रिस्पांस नहीं दिया, तो यार आप लोग उसको थोड़ा देखिए, ठीक है। उसमें भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत की और आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ना। तो जिससे आपका जो एग्ज़ाम के टाइम में आपका आसानी से जो है रिविज़न हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जो टर्म बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग कह सकते हैं जो सेट 1 था उसमें एक मिसकंसेप्शन यहाँ पे जो स्टूडेंट को आया था, उसमें से मैंने 2-4 कमेंट भी देखा। तो उसमें एक चीज़ था, वहाँ पे एक क्वेश्चन जो है आपका ग्रुप का जो यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो था, तो उसमें मैंने वहाँ पे जो है NS2 NP3 कर दिया। तो उस चीज़ को आप लोग थोड़ा वहाँ पे देख लीजिएगा, वहाँ पे NP1 होगा। बेसिकली वहाँ पे पूछा क्या गया था कि ग्रुप 13 का जो है वहाँ पे पूछा गया था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो भरसक हम लोगों ने यहाँ पे जो सेकेंड टर्म 2 का यहाँ पे जो सेकेंड मॉडल सेट था, तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे जो था वो सीधा सीधी P ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, तो वो चीज़ पूछ दिया गया था, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हम लोग जो है उसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो P ब्लॉक एलिमेंट होता है उसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो NS NP1 से लेकर 6 तक था, जो कि यहाँ जो है आपका ग्रुप 13 से लेकर 18 तक को यहाँ जो है फुलफिल कर देता है। मतलब 13 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा P पर, अगर 14 है तो 2, और इसी तरीके से 18 है तो 6 यहाँ पे हो जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे एक स्टूडेंट ने यहाँ पे कमेंट भी किया था, तो इस चीज़ को यहाँ पे मैं इस वीडियो में कर दे रहा हूँ क्लियर कि वहाँ पे वो चीज़ है, ठीक है। PDF में भी वहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, तो उस चीज़ को आप लोग जो है सुधार सकते हो, है ना। तो अब हम लोग जो है मॉडल सेट 3 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा चैनल पे। पर यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, मतलब 95% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, आप ये चैनल आपका ही है तो आप सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। और बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए ज़्यादा अब हम लोग टाइम यहाँ नहीं गंवाते हैं, हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो जैसा कि यहाँ पे सेक्शन ये हम लोग बात करते हैं जो कि 1 मार्क्स के लिए यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली इसमें जो है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया है, जिसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। Q × D उसका जो है फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से। तो उसके लिए यहाँ पे जो है उसका यूनिट पूछा गया। तो जैसा कि Q यहाँ पे चार्ज होता है, तो चार्ज को आप लोग क्या जानते हो, कूलम जानते हो, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, और डिस्टेंस को आप लोग मीटर कह सकते हो। तो इसका यहाँ पे जो यूनिट कह सकते हो कूलम मीटर कह सकते हैं, या फिर जो प्रोफेशनल यहाँ पे उसका बेसिकली कह सकते हैं वो चीज़ यहाँ पे D होता है, जिसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो कूलम मीटर भी आप अगर लिखते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ वैसा SI वगैरह कुछ डायरेक्टली पूछा नहीं, डायरेक्टली पूछा गया कि यूनिट क्या है, तो यहाँ पे कूलम मीटर भी लिख सकते हो या फिर D भी इस चीज़ को लिख सकते हो। D आपका जो है थोड़ा ब्रॉड तरीके से यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इस चीज़ को हम लोगों ने कर लिया, जो यहाँ पे D या फिर कूलम मीटर होता है डायपोल मोमेंट का यूनिट, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया था कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैसियस। यहाँ पे ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका जो वैल्यू होता है आपका 0 होता है। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने को मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला जो है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डाइबोरेन। तो डाइबोरेन का आपका क्या होता है, डाई बेसिकली 2, यहाँ पे बोरेन मतलब B2, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला B2H6 कुछ इस तरीके से हो जाता है। अगर B2H6 के स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरीके से होता है। बोरोन यहाँ पे हो जाता है, हाइड्रोजन इधर से। बेसिकली आपको स्ट्रक्चर तो यहाँ पे पूछा नहीं गया, लेकिन अगर मान लीजिए पूछा जाए तो आप इस तरीके से यहाँ पे स्टेप याद रखिए, आप इस तरीके से इसको ड्रॉ
कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे बनाना बॉन्डिंग होता है, तो ये हायर क्लासेस में आपको पढ़ने को मिल जाता है। थोड़ा बहुत अगर आप जेईई मेन की अगर प्रिपरेशन करते होंगे तो आपको पता होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से B2H6 का यहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था केमिकल फॉर्मूला डाइबोरेन का, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अब तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कुछ इस तरीके से कि एट 298 केल्विन pH ऑफ अ सॉल्यूशन इज 6। 298 केल्विन पर जो pH है सॉल्यूशन का वो कितना है, 6 है। बोला गया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ POH का यहाँ पे बोला है इस सॉल्यूशन के लिए वैल्यू क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे pH तो हमारा दे दिया गया 298 केल्विन पर बोला है। तो 298 केल्विन पर हमारा जो फॉर्मूला होता है वो pH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है। ये चीज़ आपने डेरिवेशन पढ़ा होगा इसका इक्विलिब्रियम चैप्टर में, बेसिकली आयनिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि pH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है, तो इसलिए अगर यहाँ पे pH का वैल्यू हम लोग 6 पुट करते हैं और हमारे यहाँ पे 14 तो फॉर्मूले से आ रहा है, इसलिए यहाँ पे POH हो जाएगा हमारा 14 माइनस 6, ठीक है। इधर हमारा चला जाएगा 6 इधर, तो माइनस में यहाँ पे चलो क्योंकि इधर प्लस में है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे POH का वैल्यू हमारा 14 में 6 आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर कुछ इस तरीके से POH जो इस सॉल्यूशन का वो कितना होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे हम लोगों को पुट करना है। इस तरीके का क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करना सीख जाइए। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिए। फॉर्मूला याद हो गया, बस इस चीज़ को हम लोग पुट कर देंगे, बस बात हमारा हो गया, ठीक है। चलिए ये बात हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब अगला जो यहाँ पे पूछा है कि डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है ये चीज़ यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। तो बोला गया है कि द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर आप पढ़े होंगे, तो स्टार्टिंग में ही ये चीज़ बताया जाता है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। जहाँ पे दोनों बोथ यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहाँ पे मिलेगा साइमल्टेनियसली, उसी को हम लोग कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ये चीज़ तो क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ तो आपका जो है चैप्टर में ही है, स्टार्टिंग में आप लोग पढ़ते होंगे तो वहीं से आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि चैप्टर का स्टार्टिंग होता है तो उस चीज़ के बारे में भी जानना जरूरी होता है। तो इसको यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में दे दिया गया है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगला यहाँ पे देख सकते हैं IUPAC नेम। जैसा कि आपको पता है IUPAC नेम तो कंफर्म है, एक तो आपको जो है कुछ इस तरीके। और देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो यहाँ पे मॉडल सेट का पैटर्न जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वही सेम टू सेम आपका जो है एग्जामिनेशन में रहने वाला है। तो आप लोग पैटर्न वाइज यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन देखिए, हमारा कितना हो गया, लगभग 3 सेट है यहाँ पे, तो 19 क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली 1 सेट में है, तो 57 यहाँ पे आपका हो जाता है, ठीक है। लगभग 57 क्वेश्चन तो यहीं से आ जा रहा है मॉडल सेट से। और कुछ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आप लोग कहोगे तो सीरीज भी स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ठीक है। और बस इसी तरीके का क्वेश्चन आपको आएगा, ज़्यादा कुछ पेचीदा नहीं आएगा। और मैं तो बस ये चीज़ कहूँगा कि आप लोग मॉडल सेट को सॉल्व कर लीजिए और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। PDF इसलिए मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि राइट IUPAC नेम ऑफ इस कंपाउंड का यहाँ पे IUPAC नेम बोला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग अल्कीन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नंबरिंग करेंगे। जहाँ से लॉन्गेस्ट चेन होगा, तो लॉन्गेस्ट चेन अगर इधर से करें तो 1 2 3, इधर तो 3 कार्बन का हो रहा है, 1 2 3 4 5, इधर से 5 कार्बन का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कहीं से भी करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा जो है 5 आ रहा है। तो हमने इस जो स्ट्रेट चेन को ही यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन के रूप में ले लिया। और यहाँ पे एक आपका जो है ब्रांच के रूप में CH3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं, ठीक है। तो मिथाइल हमारा यहाँ पे ब्रांच के रूप में आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखिए यहाँ पे जो है इधर से भी करेंगे तो भी 5 कार्बन का चेन आएगा, इधर से भी करेंगे तो भी 5 कार्बन का चेन आएगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना है, अगर इधर से जा रहे तो अल्कीन हमारा बहुत ही मतलब आगे चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग आगे तो लेके जाना नहीं, इसको हम लोगों को लेके चलना है। इसलिए हम लोगों ने इधर से काउंटिंग जो है प्रीफर ज़्यादा किया, ठीक है। तो इधर हमारा 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन का चेन कुछ इस तरीके से। तो 5 कार्बन को लोग पेंट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, जैसे कि यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे क्या है, ब्रांच हमारा है वो कितने नंबर पे है, 4th पोजीशन, मतलब 4थे नंबर पर है। इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 4 मिथाइल लिखेंगे। और पेंट 5 कार्बन का चेन, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। और फर्स्ट में ही हमारा अल्कीन है, इसलिए इसके लिए इनका यूज करेंगे, ठीक है। तो यही हमारा हो गया 4 मिथाइल पेंट 1 इन, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है अच्छे तरीके से करना है। देखिए आपका IUPAC नेमिंग पूछने का तरीका क्या हो सकता है, ये चीज़ मैं यहीं क्लियर कर दे रहा हूँ। या तो आपको सीधा सीधी अल्केन दे दे,
ठीक है, क्योंकि आपका जो यहाँ पे सिलेबस वो हाइड्रोकार्बन चैप्टर, और हाइड्रोकार्बन में आपको क्या क्या पढ़ना है, अल्केन के बारे में पढ़ना है, अल्कीन के बारे में आप लोग को बेसिकली पढ़ना है, फिर यहाँ पे जो है अल्काइन के बारे में पढ़ना है, फिर आपको कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। तो आप अगर एनसीईआरटी बुक को भी अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपका जो है आईपीएससी नेमिंग कहीं से नहीं बाहर आएगा। और मैं तो बस ये चीज़ कहूँगा कि इस मॉडल सेट से ही जो है आपका आईपीएससी नेमिंग जो है आने वाला है। तो इसको आप जो 3 आईपीएससी बेसिकली हमने देखा तो उन सभी को आप डिस्कस कर सकते हो, अपने मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो, इस चीज़ का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही सब आपका जो है आ जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर इसलिए ज़्यादा आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस भी कर ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने 2 सेट तो वहाँ पे कर ही लिया, ये लास्ट हमारा है, साथ ही साथ आपके साथ डिस्कस भी कर लेंगे तो आपको जो है थोड़ा मोटिवेशन भी आ जाएगा। ठीक है, बस आप लोग इसी को कर लीजिए, आपका एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा मार्क्स आने वाला, आप अच्छे तरीके से पास हो जाओगे। ठीक है, अच्छा मार्क्स आ जाएगा, क्या बोले। और यहाँ पे अब जो है 7th नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, बोला गया है कि आउट ऑफ बोरोन एंड एल्युमिनियम विच हैज़ हायर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी मतलब कोई भी जो मतलब आपका नॉर्मल एटम है उसको वहाँ से इलेक्ट्रॉन को जो है आइसोलेट करके उसको पॉजिटिवली चार्ज बेसिकली बनाना। जैसे कि एल्युमिनियम है तो उसको इलेक्ट्रॉन निकाल के वहाँ पे Al+ बना सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वही चीज़ बोला गया कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो बोरोन और एल्युमिनियम में किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है कॉन्सेप्ट चाहे तो ब्रॉडली तरीके से आप ले सकते हो, और अगर आपको वैल्यू याद है तो वैल्यू के हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे वैल्यू के हिसाब से ही कर दिया है। ठीक है, ताकि ज़्यादा पेचीदा नहीं रहे और आप जो है ज़्यादा भी दिमाग लगाओगे इधर उधर तो आपके लिए थोड़ा हो सकता है, लेकिन समझने के लिए आपको अगर लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको इतना अच्छा तरीके से समझा देंगे कि आपको फिर कभी भूलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली वही चीज़ है कि बोरोन के पास जो होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है। बेसिकली इसका जो एक्सपेरिमेंटल ही निकाला गया है तो वो 801 किलोजूल पर मोल है, और वहीं पे एल्युमिनियम का जो 577 किलोजूल पर मोल है। तो यही के हिसाब से आपको वैल्यू से ही पता चल जा रहा है कि बोरोन के पास जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो आपका कितना है, 801 किलोजूल पर मोल है, और जैसा कि एल्युमिनियम का 577 किलोजूल पर मोल है, जो कि एल्युमिनियम से ज़्यादा है। तो जिसके कारण यहाँ पे बोरोन के पास हायर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू से किस लिए कर दे रहा हूँ, ताकि आप इधर उधर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे और आपको याद रहेगा। बेसिकली हम लोग जो है 11th क्लास में पी ब्लॉक एलिमेंट हमारा है, उसमें ग्रुप 13 और 14 है। तो आप एनसीईआरटी किताब अगर खोलोगे, आज ही खोल के देखना, आपको वहाँ पे सारा जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड, थर्ड, आपको बेसिकली 3 टर्म में वहाँ पे दिखा दिया गया। तो वहाँ पे ग्रुप 13 और 14 का सारा डिस्कस कर दिया गया, तो जिसके कारण इजी हो जाता है थोड़ा, तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। ठीक है, बाकी आपको और भी ज़्यादा अगर इसमें दिमाग लगाना, आपको अच्छे तरीके से जानना है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, तो उसके बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को सिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोरोन का जो है आपका ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन बी। तो हमारा सेक्शन ए जो हमारा है वो कंप्लीट हो चुका है, बेसिकली 7 मार्क्स का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग सेक्शन बी की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। और चलिए अब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप लोग अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, अच्छे तरीके से सभी के पास पहुँचा दो, ताकि और भी लोग जो भी यहाँ पे जिन लोगों को PDF नहीं मिला है, जो लोग यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, तो उन लोगों को भी पता चल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा गया है अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए हम लोग। उसके बाद यहाँ पे जो जब आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा उसका भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, और वहाँ से भी मैच हम लोग करेंगे कि कितना क्वेश्चन यहाँ पे मैचिंग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि राइट अबाउट द फॉलोइंग, यहाँ पे जो नीचे दिया गया उसके बारे में कुछ बात लिखना है, जिसमें फर्स्ट आपका आ जाता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बेसिकली स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है वो चीज़ यहाँ पे बोला गया है। और सेकंड क्वेश्चन है कि हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में कुछ बात लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा गया, सारी चीज़ मैंने लिख दिया, तो इस चीज़ में घबराने की बात नहीं, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। द एंथैल्पी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन when 1 mole of a compound is formed from its constituent element is known as standard enthalpy of formation। क्या चीज़ बोला गया कि एंथैल्पी चेंज जो स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है, जब 1 मोल कंपाउंड जो बनता है उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, ठीक है, उसमें जो एंथैल्पी चेंज होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा F
H नोट से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल की बात किया जाए कि H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, जब ये दोनों आपका कंबाइन किया तब यहाँ पे H2O लिक्विड का फॉर्मेशन किया है। तो वही चीज़ बोला है कि 1 मोल जो है कंपाउंड, देखिए यहाँ पे H2O जो बना है वो आपका 1 मोल है, और 1 मोल फॉर्म कब हुआ, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स यहाँ पे बेसिकली H2 और हाफ O2 को जब कंबाइन किए हैं तब यहाँ पे 1 मोल H2O बना है, और इसी को हम लोग जो कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा एफ एच नोट इसका जो है आपका कितना आता है, -285.8 किलो जूल पर मोल। आपको इसको -285.8 किलो जूल पर मोल बोल सकते हो, या फिर सीधा सीधी -286 किलो जूल पर मोल भी बोल सकते हो। तो यही आपका था स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, अगला जो आपका है हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ठीक है। हेसेस लॉ इसको बेसिकली बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, तो इसमें बेसिकली आपका हो जाएगा कि द इंथैल्पी चेंज फॉर अ फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जो इंथैल्पी चेंज होगा किसी भी फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे बेसिकली हम लोग केमिस्ट्री पढ़े हैं, तो केमिस्ट्री हमारा रिएक्शन से बेसिकली होता है काम, तो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमारा यहाँ पे रिएक्शन से बात हो रहा है। इज ऑलवेज सेम आइदर इट इज़ कैरिड आउट इन वन वे और मोर वेज। तो जो यहाँ पे इंथैल्पी चेंज होता है किसी भी फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है, चाहे आप उसको किसी भी तरीके से जो है कैरिड आउट करो, या फिर एक तरीके से करो, या फिर एक से ज़्यादा तरीके से करो, नो मैटर कंसिस्टिंग ऑफ वन स्टेप और सेवरल स्टेप्स। तो कोई भी यहाँ पे मैटर नहीं होता है कि आप एक स्टेप से जा रहे हो या फिर सेवरल स्टेप से जा रहे हो, बात सीधे सीधे वहाँ पे आपका रिएक्शन होना चाहिए। वही चीज़ है कि if a chemical reaction take place in more than one step, then overall enthalpy change is equal to algebraic sum of enthalpy change in various steps। इस चीज़ को समझिए कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करता है, मतलब होता है किसमें, एक से ज़्यादा स्टेप में होता है, तो वहाँ पे जो ओवरऑल इंथैल्पी चेंज होता है वह एल्जेब्रिक सम हो जाता है जितना वेरियस स्टेप में इंथैल्पी का चेंजेस हुआ है, ठीक है। अगर एक स्टेप में हुआ है, 2 स्टेप में हुआ, 3 स्टेप में, तो ओवरऑल आपका स्टेप 1, 2, 3 का जब हम लोग सम करेंगे तो वहाँ पे वो चीज़ आपका इंथैल्पी चेंज दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे और भी बात किया गया है कि इंथैल्पी चेंज इन प्रोसेस 1 इक्वल टू इंथैल्पी चेंज इन प्रोसेस 2, ठीक है। इंथैल्पी चेंज जो आपका प्रोसेस 1 में हुआ है, इंथैल्पी चेंज आपका प्रोसेस 2 में, इसको अभी डायग्राम से समझाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, और बहुत लोगों ने तो ये चैप्टर में पढ़ा ही होगा अपने अच्छे तरीके से। तो इंथैल्पी चेंज को हम लोग जो है, जैसा कि आपको इंथैल्पी तो हमारा H से डिनोट होता है, लेकिन इंथैल्पी चेंज की बात करें तो डेल्टा H हो जाएगा, और डेल्टा H हमारा जो है प्रोसेस 1 के लिए है, वहीं पे इंथैल्पी चेंज जो है प्रोसेस 2 के लिए अगर बात किया जाए तो हमारा डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। तो इंथैल्पी चेंज जो प्रोसेस 1 है उसको हम लोग डेल्टा H लिखे हैं, इंथैल्पी चेंज जो प्रोसेस 2 है वो हमारा क्या हुआ, ये सारा समेशन हो गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरियस स्टेप में जा रहा है। वेरियस स्टेप में हम लोग क्या पढ़े कि ओवरऑल जो था एल्जेब्रिक सम हो जाता है वेरियस स्टेप के लिए। ये तो हमारा मतलब मान लीजिए एक सिंगल स्टेप है, यहाँ पे वेरियस स्टेप है, इसलिए हम लोगों ने इसका सम कर दिया प्रोसेस 2 के लिए। वहीं पे बात किया जाए इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो अब हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे जहाँ पे आपको दिखाते हैं कि प्रोसेस 1 क्या था और प्रोसेस 2 क्या था। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाया गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं, इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ आउट, ठीक है, बेसिकली जो भी है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से प्रोसेस 1 में अगर देखें तो हमारा यहाँ पे डेल्टा H यही चीज़ दिखाया दे रहा है कि A से D में हमारा गया, वो डेल्टा H पहला प्रोसेस था। वहीं दूसरा इसमें क्या होगा कि A से D आपका जो डायरेक्ट आपने जो है इसमें पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में पाथ फंक्शन, और एक चीज़ और पढ़ा होगा, ठीक है। क्या पढ़ा है आपने कमेंट में बताइए, आप लोग देखते याद है कि नहीं आप लोगों को। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक तो हमारा डायरेक्टली A से D चला जा रहा है, ये डेल्टा H में आ गया। अब वहीं पे दूसरा जो आपका है वो कुछ इस तरीके से H1 गया, डेल्टा H1 सबसे पहले, A से B गया, B से फिर C गया, तब C से आपका D गया। मतलब यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है, डेल्टा H1 यहाँ से चला जा रहा है, एक स्टेप यहाँ पे हो गया डेल्टा H2, दूसरा स्टेप आ गया डेल्टा H3, मतलब 3 स्टेप कहने का मतलब यहाँ पे वेरियस स्टेप जो है प्रोसेस 2 में आ रहा है। समझ रहे हो इस चीज़ को, यहाँ पे वेरियस स्टेप जा रहा है, बल्कि यहाँ पे एक ही स्टेप जा रहा है। तो यहाँ पे जो वेरियस स्टेप ये चीज़ गया, तो इसका और इसका यहाँ पे समेशन हम लोग कर दिया। वही चीज़ यहाँ पे ये लॉ कहता था, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि मोर देन अगर 1 स्टेप है तो वहाँ पे एल्जेब्रिक सम हो जाएगा एक स्टेप के लिए, तो डेल्टा H हम लोग रख ही दिए हैं। समझ रहे हो इस चीज़ को, यहाँ पे
कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना था, 8 था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे दिखा देता है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा बेसिकली पूछा गया है कि ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2- आयन, CO3 2- आयन का यहाँ पे पूछा गया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो CO3 2- आयन को आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट में बताइए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग सबसे पहले CO3 2- का स्केलेटल बनाएंगे, मतलब बेसिकली यहाँ पे स्ट्रक्चर हम लोग बोल सकते हैं। तो CO3 2- का अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, जिसमें यहाँ पे आप लोगों को एरो के बारे में अभी सोचना नहीं है। तो कुछ इस तरीके से C डबल बॉन्ड O आपका आ गया, इधर से कुछ इस तरीके से, इस पर भी माइनस चार्ज, इस पर भी माइनस चार्ज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, माइनस चार्ज यहाँ पे, माइनस चार्ज यहाँ पर है। तो अब हमको जो है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने बोला है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा कि अगर एक माइनस यहाँ पे कुछ इस तरीके से गया तो ये बॉन्ड यहाँ पे इसमें आ जाएगा और यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा और इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा। वहीं पे फिर से अगर इसका यहाँ पे, और रेजोनेंस में आप लोग क्या जानते हैं, दोनों तरफ दो मतलब डबल हेडेड एरो से आपको उसको डिनोट करना होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से। अब जो हमारा है ये चीज़ जब बना था, जिसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे था, माइनस यहाँ पर, माइनस यहाँ पर, अब यहाँ से माइनस कुछ इस तरीके से हम लोग इस बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड बना दिए। तो ये चीज़ यहाँ पे इधर हमारा जो है शिफ्ट कर गया, तो जिसके कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से हमारा बन गया और यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस। फिर हम लोग चाहें तो इस चीज़ को यहाँ पे कर सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे कर सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे कर सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे कहीं भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारा बराबर जो है निरंतर चलता रहेगा। तो जिसके कारण हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से CO3 2- का माइनस आयन का हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ था आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो अच्छे तरीके से हम लोगों ने देख लिया, इसमें कोई किसी तरीके का डाउट बिल्कुल नहीं डाउट होगा। ठीक है, बस आप लोगों को देखना है कि माइनस चार्ज अगर आता है और उसमें अगर कुछ इस तरीके से यहाँ पे बोले, कुछ इस तरीके से देखिए ऑक्सीजन है, इसमें यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, इधर से माइनस है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे इधर जाएगा तो ये चीज़ तो यहाँ चला जाएगा। अगर यहाँ डबल बॉन्ड रहता तो इधर आने के बाद ये चीज़ यहाँ पे खिसक जाता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इधर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये चीज़ खिसक गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे माइनस चार्ज अगर जैसे अगर कहीं भी डबल बॉन्ड है तो वो चीज़ आगे आपका चल जाएगा। कुछ इस तरीके का यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, आपको दिखा देते हैं थोड़ा बहुत, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, इस पर माइनस चार्ज है तो ये चीज़ अगर यहाँ आएगा तो ये यहाँ चल जाएगा, बस यही चीज़ है। ठीक है, रेजोनेंस तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें हमारा जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इस एक्सप्रेशन के लिए बोला है। बेसिकली यहाँ पे KC बोल सकते हैं इस चीज़ को, ये चीज़ यहाँ पे बोला गया था, जिसमें फर्स्ट यहाँ पे N2 गैस 3H2 गैस 2NH3 बनाता है, H2 गैस I2 गैस के साथ 2HI बनाता है, CO2 गैस कार्बन सॉलिड 2CO गैस बनाता है। तो इन सभी के लिए यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली KC का वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट यहाँ पे जो N2 गैसेस, बेसिकली यहाँ पे भी मैंने जो है सारा रिएक्शन लिख दिया है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फर्स्ट नंबर है N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2NH3 गैस। तो यहाँ पे अगर KC का वैल्यू लिखें तो KC का वैल्यू हम लोग कैसे लिखते हैं, आपका जो कंसंट्रेशन आपका प्रोडक्ट के साइड होता है उसको हम लोग नोमिनेटर में लिखते हैं, और जो N2 इधर रिएक्टेंट के साइड उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं। जो कोफिशिएंट होता है तो जिसके साथ कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग पावर में कर देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे 2NH3 है तो NH3 हम लोग लिखा और इसके ऊपर यहाँ पे 2 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट में आपका जो है NH3 पर 2 कोफिशिएंट यहाँ पे आपका जो है क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जिसके कारण कुछ इस तरीके से हमारा हो गया। यहीं पे अगर देखें तो H2 के साथ हमारा 3 यहाँ पे कोफिशिएंट है, तो H2 के पावर 3 दिया गया, इसके पास कुछ नहीं है तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हो। अगले की बात किया तो H2 गैसियस, I2 गैसियस और 2HI कुछ इस तरीके से बना। तो वही चीज़ है, कैसी अगर लिखेंगे तो सबसे पहले प्रोडक्ट वाला तो HI और इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 2 लगा देंगे। वहीं पे अब आप लोग देख सकते हैं इधर H2 I2, तो इधर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो इसमें कोई भी पावर में नहीं आया। ठीक है, ये चीज़ था। अगला सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये चीज़ यहाँ पे था, 2 तो हम लोगों ने डायरेक्टली कर लिया, तो इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप चाहे तो गलत बना दोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, CO2 गैसियस कार्बन सॉलिड और यहाँ पे CO गैसियस। तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट के साइड हमारा जो भी है वो हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, इसमें कोफिशिएंट 2 था, इसका पावर में 2 चला जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, ये हमारा गैसियस फॉर्म में, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में।
और आपको तो पता होगा कि जब हम लोग सॉलिड और लिक्विड की बात करते तो उसके लिए हमारा वैल्यू जो है 1 के बराबर आ जाता है। तो 1 हम लोग लिखें या ना लिखें इसमें कोई बात नहीं है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ गैसियस के लिए आ जाएगा, कार्बन यहाँ पे सॉलिड के लिए हमारा कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। बेसिकली वो चीज़ हमारा 1 के बराबर आ गया है। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के लिए जो Kc का वैल्यू हमारा हमेशा जो है वहाँ पे जब भी लिखेंगे इस टाइप के कंसंट्रेशन में तो हमारा वैल्यू 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या आएगा, CO2 आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ हमारा था क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार यहाँ पे एग्जामिनेशन में आते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिए। और आपने तो बहुत बार प्रैक्टिस किया, अब तो आपके बस की बात है, एकदम आसानी से आप इस चीज़ को सॉल्व कर लो, देखते ही आप लोग बता दोगे कि क्या है नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इसको अच्छे तरीके से समझना है, बाकी आप आसानी से एग्जामिनेशन में लिख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं बोला गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, आप लोग क्या समझते हो। ठीक है, किसके बारे में क्या समझते हैं भाई, तो फर्स्ट यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट पूछा गया कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में आप लोग क्या समझते हो। और दूसरा यहाँ पे बोला गया है केटनेशन, केटनेशन के बारे में आप लोग क्या समझते हो। तो चलिए हम लोग क्या समझते हैं इस चीज़ को यहाँ पे समझाते हैं इसको, है ना। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बेसिकली हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ते हैं। तो इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स में द ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट लेस देन दैट ऑफ द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स प्रोग्रेसिवली मोर स्टेबल फॉर द हैवियर एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप। मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट में जितना भी आपका ग्रुप है, जैसे कि ग्रुप 13 से लेकर 18 तक है, तो उसमें बोला गया है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 2 यूनिट लेस होता है उसके ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से। एग्जांपल देंगे, अभी आपको सारा समझ में आ जाएगा। वही चीज़ है कि जो ग्रुप आपका जो ग्रुप बेसिकली पी ब्लॉक एलिमेंट का जो ग्रुप्स है, ग्रुप 13 से लेकर 18 तक, तो उनका कुछ ना कुछ ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे कि ग्रुप 13 की बात की जाए तो उसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, ग्रुप 14 की बात की जाए तो +4 होता है, ग्रुप 6 बेसिकली 15 की तो +5, वहीं पर ग्रुप 18 की बात की जाए तो +8 होता है। ये चीज़ तो आप मानते हो। तो वही चीज़ बोला है कि जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है उसका जो होता है 2 यूनिट लेस देन होता है हैवियर एलिमेंट्स के लिए। प्रत्येक एलिमेंट में जैसे कि ग्रुप 13 की बात की जाए तो उसमें क्या क्या है, बोरोन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है ना। तो यहाँ पे बेसिकली बोरोन एल्युमिनियम के लिए तो यहाँ पे ग्रुप ऑक्सीडेशन मान लीजिए सेम है, लेकिन जब जैसे जैसे नीचे आते हैं तो हमारा क्या होता है, एटम का साइज भी वहाँ पे बढ़ता हुआ जाता है। तो वही चीज़ बोला, जितना हैवियर जो एलिमेंट है बेसिकली हमारा यहाँ पे इंडियम से हम लोग कह सकते हैं बेसिकली। ठीक है, जो हमारा बोरोन, एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम, इस ये सारा चीज़ यहाँ पे जो भी हमारा नीचे का बेसिकली हम लोग सीधा सीधे बोले तो नीचे हमारा जैसे आते हैं तो हमारा क्या होता है, हैवियर होते जाता है। तो नीचे का अगर 3 हम लोग मान सकते तो मतलब बेसिकली दो एटम जो नीचे है, 2 से 3 एटम जो नीचे, वो हमारा ज़्यादा हैवियर होगा। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। तो 2 या 3 जो हमारा है तो उसके लिए वहाँ पे जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट उसका +3 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने के कारण वो क्या होते हैं कि अपना जो मतलब बेसिकली S का इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली NS2NP1 हमारा होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये चीज़ तो हमारा होता है ग्रुप 13 के लिए। तो हम लोग वहाँ पे S का जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, इनर्ट हो जाता है, मतलब वो पार्टिसिपेट करने से मना कर देता है, जिसके कारण यहाँ पे जो मोर स्टेबल होता है हैवियर एटम के लिए वो 2 यूनिट लेस देन हो जाता है उसके ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से। और यह फेनोमेना जो उसमें काम करता है उसी को हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। 100 बात की एक बात अगर हम लोग बोलें, जैसा कि यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखा देते हैं आपको कि ग्रुप 13 एलिमेंट के लिए हमारा ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +3 था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लग गया तो वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से घटा के यहाँ पे -1 कर दिया। मतलब वही चीज़ बोल रहा था कि 2 यूनिट लेस था। मतलब जितना उसका ग्रुप सीधी बात यही चीज़ है कि जितना ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के कारण 2 ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें कम हो जाता है। और वो कहाँ से कम, मतलब नीचे के जो एटम है उसी में लगता है, मतलब हैवियर एटम किसी भी ग्रुप के हम लोग लास्ट के जो हम लोग बोल सकते हैं 2 से 3 एटम, तो उसी के बीच वहाँ पे लगता है। बेसिकली 2 हम लोग इनफ मान सकते हैं, उनके बीच लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो वहाँ पे 2 उसका जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे 2 यूनिट लेस हो जाता है। इसको ज़्यादा लंबा ले जाने का कोई बात नहीं है, सीधी बात वही है। ठीक है, जो रियल आपका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट था उससे 2 कम कर दीजिए तो वो आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण कम
हो रहा है। बस सीधा सीधी बात आप लोग यही याद रखिए, जितना आपको पेचीदा कीजिएगा उतना दिक्कत होगा इसमें, ठीक है। तो ये आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट था, इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और बेसिकली यही चीज़ एकदम एनसीईआरटी में हूबहू लिखा गया, तो आप लोग उस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। अगला था कैटेनेशन। तो कैटेनेशन यार आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लोग पढ़े होंगे, कैटेनेशन से सीधा सीधे रिलेट करता है हमारा कार्बन से। तो वही बोलता है कि कार्बन एटम्स हैव द टेंडेंसी टू लिंक विथ वन अनदर थ्रू कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म चेन्स एंड रिंग। मतलब कार्बन एटम के पास टेंडेंसी होता है कि वह एक दूसरे के साथ क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड से जो है लिंक कर जाता है, मतलब जुड़ जाता है, और वह बनाता है क्या, चेन बनाता है, रिंग बनाता है। जैसे कि बात की जाए कुछ इस तरीके से, ये कार्बन इसके साथ जुड़ा, इसके साथ देखिए यहाँ पे एक चेन के रूप में यहाँ पे बना रहा है। अब हम लोग आईपीएससी में देखे थे तो वहाँ पर भी चेन हम लोग देख रहे थे। या फिर इस तरीके से यहाँ पे जो है साइक्लिक जो है बना सकता है, मतलब कुछ इस तरीके, इसको हम लोग अगर बॉन्ड लाइन फार्मूला से बनाए तो ऐसे ही इसको बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो वही चीज़ है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैटनेशन, और इसी प्रॉपर्टी को जो कैटनेशन कहते हैं। और यह क्यों होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। कार्बन कार्बन क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो अच्छे तरीके से अच्छा चेन बनेगा लॉन्ग, ठीक है। तो ये हमारा था कैटनेशन। तो हम लोगों ने इनर्ट पेयर इफेक्ट देख लिया। इनर्ट पेयर इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा आपको जो है याद रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। और कैटनेशन भी हमारा यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि विच, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं बेसिकली, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डू नॉट शो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड वाई। यहाँ पे जो स्पीसीज दिया गया है उसमें से कौन सा जो है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करता है और क्यों नहीं करता है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले यार आपको पता होगा कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है। क्या होता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिडक्स रिएक्शन का ऐसा मतलब होता है रिएक्शन जिसमें एक ही जो एलिमेंट होता है वो क्या करता है, रिड्यूस भी करता है और ऑक्सीडाइज भी करता है साइमल्टेनियसली, एक ही साथ। वह एलिमेंट क्या होगा कि रिड्यूस भी कर जाएगा और क्या कर जाएगा, ऑक्सीडाइज भी कर। ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में भी देख लिया था डिसप्रोपोर्शनेशन, उसमें एक सीधा सीधा क्वेश्चन था, उसको हम लोगों ने एग्जाम्पल से भी देखा था। वहाँ पे क्या हो रहा था, क्लोरीन का जो है यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा था और ऑक्सीडेशन भी हो रहा था। तो उस टाइप का अगर होता है तो उसी को हम लोग जो है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला है कि इनमें से यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन शो करेगा और कौन नहीं करेगा और क्यों नहीं करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्या है, सारा का सारा हमारा ऑक्सो एनायंस है क्लोरीन का, ठीक है। ऑक्सो बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीजन से रिलेटेड होता है, क्लोरीन यहाँ पे बेसिकली है, और एनायन मतलब सब पर नेगेटिव चार्ज है, इस चीज़ को आपने देख लिया, ठीक है। तो वही बोला गया है कि एज वी नो दैट क्लोरीन शोज वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन जो होता है वो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वही एलिमेंट शो कर सकता है जिसके पास वेरियस जो है क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि यार कोई भी चीज़ है अगर वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा, बेसिकली एक चीज़ तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जब डिक्रीज करता है तब हमारा रिडक्शन होता है, और वहीं पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज करता है तो हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो जिसके कारण जो हमारा यहाँ पे वेरियस स्टेट शो होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट, तभी वहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर पाए। क्योंकि एलिमेंट अगर रिड्यूस भी करेगा और अगर वहाँ पे ऑक्सीडाइज करेगा तो उसके पास तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सभी का वहाँ पे चांसेस होना चाहिए, पॉसिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। वही चीज़ बोला गया है कि क्लोरीन जो है वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जिसमें से -1 0 +1 +3 +5 +7 इतना शो करता है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा अगर +3 आ रहा है तो +3 के आगे भी हमारा यहाँ पे +5 भी जा सकता है, और यहाँ पे +3 के पीछे भी हमारा +1 जा सकता है। तो अगर +3 से अगर +1 जा रहा है तो वहाँ पे तो हमारा रिडक्शन देखने को मिल जा रहा है। वहीं पे +3 से अगर +5 जा रहा है तो हमारा वहाँ पे ऑक्सीडेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है क्लोरीन तो हमारा बेसिकली बता रहा है कि वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है, लेकिन इनमें से यहाँ पे कौन जो है नहीं करेगा और क्यों नहीं करेगा, ये चीज़ पूछा गया है। तो आप जब सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, एक बार आप निकाल के देखना, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका जो ClO4 माइनस है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाता है, +7 आ जाता है। तो जो कि वहाँ पे हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि यहाँ पे हमारा +7 हमारा हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्लोरीन के लिए। तो क्लोरीन अगर इसका जो हमको डिसप्रोपोर्शनेशन दिखाना है तो इसमें जो क्लोरीन है उसका जो है रिडक्शन भी होना चाहिए और फर्दर इसका ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है क्लोरीन इसका वो आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देता है, जो कि सबसे हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है, ठीक है।
जिसके कारण इसका जो होता है वो सिर्फ रिड्यूस कर पाता है लेकिन ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है, जबकि यहाँ पे दोनों चीज़ होना चाहिए था। ठीक है, तो जिसके कारण इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं होता। वहीं पे अगर और भी एलिमेंट का आपका इन सब का अगर देखेंगे, जैसे कि मान लो मैं एक चीज़ का दिखाता हूँ ClO माइनस का, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ से आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिल जाएगा। आप लोग को जो है कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से, मान लीजिए ClO माइनस में आपका जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लीजिए इसको X मान लिए, प्लस आपको पता है कि ऑक्सीजन का -2 होता है और बराबर आपका -1 इधर हो जाएगा। तो X इक्वल टू देखें तो यहाँ पे -2 इधर था, इधर गया तो प्लस में हो गया, तो -1 + 2, तो जिसके कारण X का आ जाएगा 1। तो 1 आपका जो है कुछ इस तरीके से +1 यहाँ पे दिखा रहा है। तो +1 में क्या हो रहा है कि आपका जो है +3 में भी जा सकता है, 0 में भी जा सकता है, मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो सकता है। तो जिसके कारण ये सभी आपका जो ऑक्सीडेशन मतलब बेसिकली डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो। यहाँ पे ClO4 माइनस नहीं करेगा, सारा आपको जो है इसका एक्सप्लेनेशन भी बता दिए कि कैसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ClO4 माइनस जो है आपका हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में होता है, जिसके कारण यह सिर्फ रिडक्शन कर पाता है, जबकि इसको ऑक्सीडेशन भी करना चाहिए था। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन ClO4 माइनस जो है नहीं शो कर पाता। बाकी सब में आपका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं ना कहीं आपका जो बीच में इधर अलाई करेगा। ठीक है, जिसके कारण वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में था। अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन, अभी तक हम लोग 12 क्वेश्चन किए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ 1 एग्जाम्पल। यहाँ पे जो दिया गया है उन सभी का आपको जो है एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल भी एक देना है। तो फर्स्ट आपका है उर्ज रिएक्शन। तो उर्ज रिएक्शन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो उर्ज रिएक्शन बेसिकली ये सारा आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर से है। तो उर्ज रिएक्शन हम लोग किसको कहते हैं? वेरी गुड। तो उर्ज रिएक्शन हमारा होता है कि अल्काइल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर सॉल्यूशन गिव्स हायर अल्केन्स। दिस रिएक्शन इज नोन एज उर्ज रिएक्शन। ठीक है, सीधा सीधी बात है। जब अल्काइल हैलाइड को हम लोग ट्रीट करते हैं सोडियम मेटल के साथ, प्रेजेंस वहाँ पे क्या होता है ड्राई ईथर सॉल्यूशन का, तो वह हमको जो है हायर अल्केन्स में चेंज कर देता है। मतलब जितना भी अल्काइल हैलाइड है वो आपका हायर अल्केन्स में आ जाता है। मतलब बड़ा साइज वाला अल्केन आपका बनता है जब उर्ज रिएक्शन करवाते हैं तो, और इसी को हम लोग उर्ज रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका CH3 CH2 Br, इसको हम लोग ब्रोमो इथेन कहते हैं। और जब भी आपका अल्काइल हैलाइड आएगा उसको 2 यूनिट आपको लेना है, मतलब 2 अल्काइल हैलाइड और 2 सोडियम मेटल भी लेना है। ठीक है, 2 टाइम्स आप लोग बोल सकते हैं, उसको ले सकते हैं। तो ब्रोमो इथेन और ब्रोमो इथेन कुछ इस तरीके सोडियम के साथ ड्राई ईथर। तो आपका देख सकते हैं इधर से आपका जो है कुछ इस तरह, ये चीज़ आपको मॉडल सेट 1 में भी शायद दिया गया था, तो इस चीज़ को वहाँ भी मैंने बताया था। तो यहाँ से 2 NaBr बाहर हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा, और ये जो टर्म है और ये जो टर्म है ये दोनों मिलकर आपका जो है ब्यूटेन बाहर कर देगा। तो यही आपका था उर्ज रिएक्शन। मतलब देख सकते हैं यहाँ पे हाइयर अल्केन दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं अगर इस चीज़ को देखते हैं तो इथेन के रूप में था, यहाँ पर भी इथेन के रूप में था, लेकिन उर्ज रिएक्शन के बाद ये चीज़ क्या होता है ज्वाइंट हो जाता है और यहाँ पे बड़ा सा आपको अल्केन हाइयर अल्केन दे देता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका था उर्ज रिएक्शन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा यहाँ पे फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन क्या होता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। कहता है कि व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ एन अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड बेसिकली AlCl3 अल्काइल बेंजीन इज फॉर्म्ड। इसी को हम लोग कहते हैं उर्ज बेसिकली फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। क्या होता है फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन? जब हम लोग बेंजीन को ट्रीट करते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, प्रेजेंस क्या होता है अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या बनाता है अल्काइल बेंजीन बनाता है। इसी को हम लोग कहते हैं उर्ज बेसिकली, सॉरी बार बार उर्ज बोल दे रहे हैं, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। इसका अगर यहाँ पे एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल हमारा वही होगा कि बेंजीन को जब CH3Cl के साथ रिएक्ट कर दिए, बेसिकली बेंजीन है ये हमारा मिथाइल अल्काइल क्लोराइड में हम लोग मिथाइल क्लोराइड ले लिए, AlCl3 अनहाइड्रस हम लोग यहाँ पे लिए, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से जो है क्या चीज़ बना दे रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था अल्काइल बेंजीन बना दिया था। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है CH3 अल्काइल यहाँ पे है क्योंकि इससे आया है, और यहाँ पे बेंजीन हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ से आया है और HCl हमारा बाहर निकल जाता है। बेसिकली यहाँ पे जो है हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से रहता है, तो ये HCl कुछ इस तरीके से बाहर और CH3 वहाँ पे जाके ऐड होता है, कुछ इस तरीके से टोलुइन हमारा बना देता है और HCl बना देता है। ठीक है, तो यही चीज़ हमारा था यहाँ पे क्या चीज़ फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि एक्सप्लेन व्हाई द गिवन कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। यहाँ पे जो कंपाउंड दिया गया आप लोग बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरीके से रिंग आपका है। इसको हम लोग बोल सकते हैं साइक्लोपेंटाडाइन, इसको हम लोग बोल सकते हैं। 2 यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ बोला गया कि यह नॉट एरोमेटिक है, तो क्यों है ये चीज़ बताना है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो 2 यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, जो कि यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे ये आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को नहीं फॉलो कर रहा है, जबकि ये कर रहा है किसको, 4 पाई इलेक्ट्रॉन को कर रहा है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन को कर रहा है, 4n पाई को। बेसिकली 4n बोले तो 1 अगर बोले तो 4, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। तो वही चीज़ है जिसके कारण यहाँ पे जो है हक्कल रूल जो है फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो इसके कारण यह नॉट एरोमेटिक हो जाता है। तो वही चीज़ हमने लिख दिया है कि द गिवन कंपाउंड डज नॉट ओबे हक्कल रूल, दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। और यहाँ पे कुछ कंडीशन हो जाता है जिसके कारण इसका प्लेनरिटी जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण यह नॉट एरोमेटिक हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो हम लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया कि हक्कल रूल को यह फॉलो ही नहीं कर रहा है, जो कि सबसे बड़ा डिमेरिट है इस कंपाउंड के लिए। तो जिसके कारण ही यह जो होता है नॉट एरोमेटिक होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हो गया। अब हम लोगों ने सेक्शन जो है हमारा बी वह कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन बोला गया कि यहाँ पे कन्वर्जन दिया गया, इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। देखिए सेक्शन सी में आपका एक कन्वर्जन तो देखने को मिल ही जा रहा है, तो एग्जाम में भी आपका आ जाएगा। तो अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और एनसीईआरटी का भी आप लोग कर लीजिए। बोलेंगे तो आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवा देंगे, जितना कन्वर्जन आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर से बनता है बेसिकली, तो उसको करवा देंगे। और ये आपका मॉडल सेट का भी रहेगा, तो आपको आसानी से काम हो जाएगा। तो बोला गया कि हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू, बेंजीन को इन सभी में कैसे कन्वर्ट करना, मतलब इन सभी से बेंजीन बेसिकली हमारा है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बेंजीन पारा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन बनाना है बेंजीन से। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से एम नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, सी नंबर में टोल्यूइन। तो ये हमारा बेंजीन से बनाना है। तो हम लोग चलिए बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो इसको मैंने एक ही यहाँ पे स्लाइड में कर दिया है, तो इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है, बेसिकली जूम इन जो भी बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा आ गया बेंजीन टू पारा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। तो सबसे पहले हमने बेंजीन लिया इस चीज़ को यहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे बेंजीन लिया है, उसको Br2 के साथ एनहाइड्रस FeBr3 के साथ किए। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले ब्रोमो बेंजीन बना, क्योंकि हमको जो है पारा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, तो सबसे पहले तो हमको ब्रोमो बेंजीन बनाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे ब्रोमो बेंजीन बना लिया। अब इसको जो है यहाँ पे सबसे पहले हमारा ब्रोमिनेशन हुआ है, ये स्टेप जो होता है उसको ब्रोमिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे अगले स्टेप में कॉन्क HNO3 और H2SO3 के साथ 323 से 333 केल्विन में करेंगे। तो ये हमारा 2 टाइप का यहाँ पे देगा क्या चीज़ प्रोडक्ट, एक देगा पारा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन और एक देगा ऑर्थो नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। तो हम लोगों को चाहिए पारा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, तो इसलिए इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम लोग इसको सेपरेट आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पारा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे कन्वर्जन था इस चीज़ के लिए। इतना यहाँ पे हो गया, इस चीज़ को मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, यहाँ पे एक स्लाइड में कर दिया ताकि एक ही जगह यहाँ पे हमारा हो जाएगा। बी नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि बेंजीन से हमको बनाना है मेटा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। सिर्फ यहाँ पे पारा और मेटा का थोड़ा बहुत अंतर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बेंजीन को जब हम लोग कुछ इस तरीके से इतना के साथ रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ से सबसे पहले नाइट्रो बेंजीन, ये हमारा नाइट्रेशन सबसे पहले हो जाएगा। फिर नाइट्रो बेंजीन को हम लोग Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करेंगे, तब यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा। यही स्टेप है, इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। इधर से ये वाला, इधर से ये वाला, और ये हमारा हो गया बेंजीन से मेटा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है C नंबर, इसमें बोला बेंजीन से टोल्यूइन। तो बेंजीन से टोल्यूइन अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, तो वही रिएक्शन यहाँ पे है। बेंजीन को कर दिए हैं CH3Cl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, टोल्यूइन बना दिया, HCl बाहर हो गया। और यही हमारा जो है क्या होता है फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, FCAR हम लोग सीधा सीधा यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है। तो ये बेंजीन से टोल्यूइन हो गया और कुछ इस तरीके से ये हमारा जो है कन्वर्जन भी कंप्लीट
हो गया। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, बस 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, एग्जामिनेशन में आने ही वाला है। इन सभी को आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से देखा था कि किस तरीके से हम लोग बैलेंस करते हैं किसी भी रिएक्शन को, और इसमें जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से है। तो ये 2 मेथड तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना ही है एनी हाउ। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप लोग देखिए, आप लोग वीडियो अगर अंत तक देखे होंगे तो आपको कहीं भी किसी तरीके का डाउट नहीं रहेगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप ही का फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यहाँ पे हम लोग जो लगाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसमें हमारा बैलेंस होता है। तो उसको आप लोग देख लीजिए। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड मैंने बहुत ही क्लियरली समझा दिया आपको। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो सेट 2 में आप लोग देख लीजिए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिए। अब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है जो कि हमारा बेसिक मीडियम में दिया है। तो यहाँ पे मीडियम को भी याद रखिए, क्योंकि वही हमारा जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करने का चीज़ होता है। क्योंकि एसिडिक में हमारा जो H+ देखते हैं और बेसिक में हमारा OH- देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक मीडियम में है। वहाँ भी जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से देखे थे तो वहाँ भी हमारा क्या था, बेसिक मीडियम वाला ही था, ठीक है। याद रखिएगा उस चीज़ को। तो इसमें क्या होता है, कुछ स्टेप है इसमें भी, इसको हम लोग याद रखते हैं। तो यहाँ पे स्टेप 1 में जो है हम लोगों ने 3 स्टेप को जो है एक ही साथ कर दिया, जो कि ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा कि यहाँ पे आपका सबसे पहले रिएक्शन हम लोग देखते हैं कि MnO4- एक्वस, यहाँ पे सब जगह माइनस जो ऊपर में है कुछ इस तरीके से MnO2 है यहाँ पे और BrO3 यहाँ पे। तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, ठीक है, माइनस ऊपर में। तो MnO4- एक्वस Br- एक्वस रिएक्ट करता है तो MnO2 सॉलिड और BrO3- एक्वस बनता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको एस्केलेटल मतलब बेसिकली ये जो रिएक्शन है इसको हूबहू आपको जो फर्स्ट स्टेप में उतार देना है, ठीक है। उसमें जितना भी एलिमेंट आपका जो इन्वॉल्व कर रहा है, जैसे कि MnO4- में मैग्नीज भी है, ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ पे हर एलिमेंट का जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा उसको आपको जो है साथ ही साथ कर देना है। बेसिकली किताब में आपको जो है स्टेप बाय स्टेप करके दिखाई, लेकिन एक साथ भी आप इस चीज़ को आसानी से कर सकते हो, इसमें आपका टाइम बच सकता है। तो सबसे पहले रिएक्शन को उतार लेंगे और जितना भी एलिमेंट वहाँ पे इन्वॉल्व है उन सभी का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग शो कर देंगे। उसके बाद अगला चीज़ हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं कि देखना है आपको कि कोई भी जो कॉमन एलिमेंट का जो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे कि सबसे पहले तो देख सकते हैं ऑक्सीजन का यहाँ पे हर जगह कॉमन आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। अब चेंजेस कहाँ पे आ रहा है, चेंजेस आपका मैग्नीज में आ रहा है और ब्रोमीन में आ रहा है। मैग्नीज का यहाँ पे जो +7 से +4 जा रहा है, वहीं पे ब्रोमीन का जो है -1 से आपका जो है +5 जा रहा है। तो मैग्नीज में बेसिकली मैग्नीज में जो है डिक्रीज हो रहा है, +7 से +4 जा रहा है, लेकिन ब्रोमीन में आपका इंक्रीज हो रहा है। तो वही चीज़ अब जो है जहाँ से जिसका चेंज आ रहा है उसको आपको एरो से दिखा देना है कुछ इस तरीके से। तो हम लोगों ने दिखा दिया मैग्नीज का कुछ इस तरीके से +7 से +4 में। तो यहाँ पे लिख भी देना है कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 3 पर एटम। पर एटम में यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +4 जा रहा है, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे चेंज आ रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। वहीं पे ब्रोमीन की तरफ आपको क्या लिखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 6 पर एटम। देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली -1 से आपका जो है +5 जा रहा है, ठीक है। -1 से सबसे पहले 0 जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा और 5 जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से देखना है। यहाँ ऐसा नहीं देखना है कि -1 से +5 जा रहा तो 4 ही वहाँ पे जा रहा, तो ऐसा नहीं ना है। सबसे पहले तो -1 से आप लोग नंबर सिस्टम में देखे होंगे, संख्या रेखा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे नंबर लाइन बेसिकली, तो यहाँ पे सबसे पहले तो 0 में जाएगा, फिर +1, फिर +2, +3, +4, +5, तो जिसके कारण यहाँ पे +6 यहाँ पे मतलब 6 पर एटम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपका स्टेप 1 में इतना काम आपको करना है। कोई भी किसी तरीके का रिएक्शन रहे सब में ये चीज़ आपको काम करना है। रिएक्शन उतार लेना है, सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर दिखा देना है, उसके बाद देखना है कि किसका किसका चेंज हो रहा है, उसमें आपको दिखा देना है कि किस में इंक्रीज हो रहा है और कितना का इंक्रीज हो रहा है, किस में डिक्रीज हो रहा है और कितना का डिक्रीज हो रहा है। अब सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि बैलेंस इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे जो इंक्रीज और डिक्रीज जो आपका हो रहा है उसमें से देखना है, इसमें आपका प्लस मतलब इसमें आपका 6 जो है इंक्रीज हो रहा है,
इसमें 3 आपका डिक्रीज हो रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, हमेशा जो है उसको इक्वल रखना है। मतलब 3 यहाँ पे तो इसको 6 हम लोग बना सकते हैं, अगर 6 हम लोग बढ़ा देंगे तो ये तो और ज़्यादा होगा, इसको और बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी अगर 6 बढ़ रहा है तो 3 को हम लोग 6 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बेसिकली 2 से, और जिसका चेंज हो रहा है उसी का यहाँ पे मल्टीप्लाई करना। तो MnO4 से यहाँ पे MnO2 बन रहा है। तो वही चीज़ है, बैलेंस जो है उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर देना है। जो आपका इंक्रीज और डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर है बेसिकली उसको हमको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे ये तो हमारा 6 था तो इसको हम लोग 0 तो रख दिया, ये 3 था तो इसी को हम लोग बैलेंस कर लेते, तो इधर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगला स्टेप, ये स्टेप तो हम लोगों ने हो गया, जो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा था तो इसको कॉमन हम लोगों को करना था। तो एक तो हमारा 6 इंक्रीज में आ रहा था और एक हमारा 3 आ रहा था, तो 6 को मतलब 3 को 6 बनाना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होगा, इसलिए हम लोगों ने इधर जो है जिससे हमारा जो है प्लस मतलब 3 डिक्रीज हो रहा था उसके साइड यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। अब अगला स्टेप में क्या होगा कि बैलेंस करना है ऑल एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जो यहाँ पे ये चीज़ बना है उसमें से आपको सभी एलिमेंट को जो बैलेंस करना है, उसमें से याद रखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सबको बैलेंस करना है। तो बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन तो कहीं पे नज़र आ ही नहीं रहा है, तो जिसके कारण यहाँ पे सिर्फ हमारा मैग्नीज था अदर यहाँ पे, ठीक। ऑक्सीजन को तो हमको देखना नहीं है, तो मैग्नीज अभी हमको इधर 2 मैग्नीज था बेसिकली, तो इधर भी हमारा 1 मैग्नीज आ रहा था इधर, तो जिसके कारण मैग्नीज को हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे और भी तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को देखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो वहाँ पे हम लोग का 6 यहाँ पे जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कुछ इस तरीके से, तो वही चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के हम लोगों ने यहाँ पे बैलेंस कर लिया, कुछ इस तरीके से 2 यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर बेसिकली देखें ऑक्सीजन को अब हम लोगों को बैलेंस करने का ज़रूरत पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 8 ऑक्सीजन है, लेकिन इधर देखें तो 2 दूनी 4 और 3 7 ही ऑक्सीजन आपको जो है देखने को मिल रहा है, लेकिन इधर 8 है, तो इधर हमारा डेफिशिएंट साइड है, मतलब कम उधर हो रहा है तो उधर है। तो हम लोगों को क्या करना है, जैसा कि यहाँ पे बेसिक मीडियम है, अगर यहाँ पे रहता हमारा एसिडिक मीडियम रहता तो बेसिकली वहाँ पे H+ को हम लोग देखते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन ज़्यादातर आपका क्वेश्चन बेसिक मीडियम से ही आने के चांसेस है, आपके मॉडल सेट में दे दिया गया, तो आप लोग याद रखिए बेसिक मीडियम के ही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि हम लोग समझ गए कि इस साइड हमारा जो ऑक्सीजन डेफिशिएंट मतलब कमी है, तो उधर हमको क्या है ऐड OH- टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम इन डेफिशिएंट साइड। जिधर हमारा ऑक्सीजन कम हो रहा है उधर हमको OH- आयन ऐड करना होगा, तो इधर हम लोगों ने OH- ऐड कर दिया। अब हम लोग जैसे यहाँ पे OH- ऐड किए तो वैसा ही जिस तरीके से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम लोग देखे थे कि जिधर हाइड्रोजन अगर कम आएगा तो उसके लिए हमको H2O ऐड करना पड़ेगा। तो इधर तो हमारा एक हाइड्रोजन OH- जैसे ही ऐड किए तैसे आ गया, लेकिन इधर हमारा कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, जिसके कारण इधर हम लोगों को H2O ऐड, तो वही चीज़ है जिधर हमारा हाइड्रोजन कम हो रहा था उधर हम लोगों ने H2O को ऐड कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अब फिर से जो है ऑक्सीजन का जो है बैलेंसिंग गड़बड़ा गया। जैसे कि किधर देखें तो 4 दूना 8 इधर है और यहाँ पे 9 ऑक्सीजन है, इधर आप लोग देख सकते हैं 2 दूना 4 और 3 7 और 1 8 ही है, लेकिन इधर हमको 9 चाहिए, तो जिसके कारण फिर से हमको जो है OH ऐड करना पड़ेगा। तो OH- ऐड करने के लिए अगर OH 2 हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने एक ही साथ यहाँ पे 2 OH- लिख दिया है। तो अगेन यहाँ पे OH- ऐड किए ताकि ऑक्सीजन एटम को डेफिशिएंट साइड जो हमारा इधर था उसको बैलेंस कर सके। तो अब हमारा जो है ओवरऑल जो है ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो वही चीज़ लिख दिया है कि दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बस यहाँ पे एक ही चीज़ याद रखना है, ये 5-6 स्टेप आपका जो है इसको आप लोग याद रख लिए। देखिए जिधर आपका हाइड्रोजन अगर कम होगा तो उधर आपको H2O ऐड करना है, और अगर आपका ऑक्सीजन कम हो रहा है तो आपको क्या ऐड करना है वहाँ पे आपको OH- ऐड करना होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। सबसे पहले स्केलेटल लिख लेना है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ पे डिनोट कर देना है सबका निकाल के जितना एलिमेंट है, उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज दिखा देना है, उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको हमको इक्वेट कर लेना, मतलब बराबर कर लेना होगा। उसके बाद आपको तो पता है जिधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कम हो रहा है, मतलब उसके बाद तो आपको सबसे पहले सारा एलिमेंट को बैलेंस कर लेना होगा छोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। उसके बाद आपको जो है जिधर कम हो रहा है डेफिशिएंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन के लिए OH- और हाइड्रोजन के लिए H2O। तो ये आपको लोग स्टेप बस आप लोग याद रखिएगा, तो आप आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कर लोगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर कितना 16। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राइट द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ड्रॉ अ मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 मोलिक्यूल। N2 मोलिक्यूल के लिए यहाँ पे जो है ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना है। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल यहाँ पे उसका थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग पोस्टुलेट देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ पोस्टुलेट्स है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का, तो जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद N2 मोलिक्यूल का यहाँ पे हम लोग एमओ डायग्राम भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पोस्टुलेट यहाँ पे है कि व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप दे लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल कॉल्ड एज मोलिकुलर ऑर्बिटल। कहता है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करता है एक दूसरे के साथ, तो वह अपना क्या करता है, आइडेंटिटी को लूज कर देता है और वह नया ऑर्बिटल बनाता है जिसको हम लोग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अगला जो आपका पॉइंट है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे पोस्टुलेट था कि मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर द एनर्जी स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल इन विच द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर फील्ड। जो मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है वो एनर्जी स्टेट होता है मॉलिक्यूल का जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फील्ड होता है। वहीं पे अगला स्टेप देखें तो ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोलिकुलर ऑर्बिटल्स विच हैव कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो सिर्फ वही एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है कंबाइन होता है और मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाता है जिसके पास कंपेरेबल एनर्जी होता है, मतलब एक दूसरे से एनर्जी उसका कंपेयर हो सकता है और जिसके पास ओरिएंटेशन जो है हो सकता है वहाँ पे उसका जो है रहे, है ना। तो उसी का वहाँ पे जो है मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है बनता है, ठीक है। जैसे कि अगर एस की बात की जाए तो इन सभी का बन सकता है। अगर पी का बात किया जाए इस मतलब यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से होना चाहिए इन सभी का यहाँ पे, ठीक है, ओरिएंटेशन उसका होना चाहिए। अगला यहाँ पे जो पोस्टुलेट है उसमें यहाँ पे देख सकते हैं फोर्थ नंबर कि द नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। जो नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है, वह बराबर होगा किसका, जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उसके बराबर। वहीं पे और देखें तो व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन दे फॉर्म टू न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसको BMO हम लोग बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो है एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ABMO। मतलब कहता है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करता है तो दो तरीके का न्यू ऑर्बिटल जो है बनाता है, जो कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हो सकता है और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हो सकता है, ठीक है। बेसिकली होता है, हो सकता है क्या है। 6 नंबर यहाँ पे देखें तो द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा और पाई etc। जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं उसको हम लोग सिग्मा और पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे जो उसका करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है तो उसको सिग्मा स्टार और पाई स्टार etc से डिनोट करते हैं। मतलब सिग्मा पाई से हम लोग बॉन्डिंग को करते हैं और वहीं पे स्टार अगर उसमें लगा दे तो वो एंटी बॉन्डिंग हो जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि द फीलिंग ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल इन अ मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद अबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल। आपने इस चीज़ को जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में पढ़ा होगा, तो उसके हिसाब से आपका जो है यहाँ पे हो जाता है। मतलब तीनों से आप लोग जो है प्रिंसिपल से कर सकते हैं और पो प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं और हुंड्स रूल से भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ जो है इसका पोस्टुलेट था मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का, इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगला वहाँ पे देखें तो अब हम लोग जो है एमओ डायग्राम N2 मोलिक्यूल के लिए ड्रॉ करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा एमओ डायग्राम N2 मोलिक्यूल के लिए, जिसमें आपका जो है यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ N यहाँ पे एटम, इधर N एटम और यहाँ पे इसका बॉन्डिंग जो है N2 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1s, इधर सिग्मा 1s, इधर सिग्मा स्टार 1s, ये हमारा बॉन्डिंग के लिए, हमारा एंटी बॉन्डिंग, ये सब चीज़ तो आपको पता है। यहीं पे अब क्योंकि हमारा नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन के का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2 और 2p क्या होता है, 3 होता है, जिसमें से आपका आ गया 3 2 5 और 2 7। तो 1s के लिए हमारा नीचे यहाँ पे बना है, 2s के लिए 2s2 आपका यहाँ पे बना है और p के लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1s का इलेक्ट्रॉन सारा फिल हो गया, यहाँ पे 2s का, और यहाँ पे जो यहाँ पे 2px यहाँ पे 3 है तो जिसमें px और py और pz के लिए आता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका बॉन्डिंग यहाँ पे बेसिकली एमओ डायग्राम बनता है। यहीं पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी अगर बात कर लें तो कुछ इस तरीके से, जैसा कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चल जा रहा है और इसका एंटी बॉन्डिंग में भी जा रहा है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर और यहाँ पे जो है 6 इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरीके से, ठीक है। बेसिकली 3 यहाँ पे हमारा बन रहा है एक पेयर के रूप में।
तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा जो है 1s2 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कॉमा इस तरीके से देना है सिग्मा स्टार 1s2 कुछ इस तरीके से। वहीं पे इसमें 2s के लिए यहाँ पे सिग्मा 2s2 दे देंगे, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग के लिए दे देंगे, और यही सारा चीज़ आपका जो पाई 2px जो है और दोनों पाई का यहाँ पे इक्वल लगभग हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। ठीक है, तो जिसके कारण ये हमारा हो गया इसका एमओ डायग्राम। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिए, बस इसी तरीके से आपको जो है ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे 1s के लिए हो गया, 2s के लिए हो गया, 2p के लिए हो जाएगा। ठीक है, 2p में तीन यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा बोला गया, 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोला गया है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज 10। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एक रिएक्शन के लिए वो 10 है। बोला गया कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नोट। तो डेल्टा जी नोट जो आपका उसका चेंज है, गिब्स एनर्जी चेंज, तो वो क्या होगा, और यहाँ पे आर का वैल्यू दिया गया 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया 300 केल्विन। तो डेल्टा जी बराबर आपका फॉर्मूला होता है -2.303 RT log Kc। Kc आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे H तो हमारा वैल्यू -2.303 आ जाएगा। R का वैल्यू दिया गया यहाँ पे, इसको लिख दिए, टेम्परेचर भी दिया गया 300, और log Kc का वैल्यू हमारा 10 आया। log 10 बराबर 1 होता है वैल्यू, तो इतना को मल्टीप्लाई करेंगे तो -57.44.14 जूल पर मोल आपका आ जाएगा, क्योंकि केल्विन यहाँ पे जो पर केल्विन और इधर जो केल्विन है इससे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला गया हमारा कि राइट कंजुगेट बेसिस फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे हमको जो है कंजुगेट बेस लिखना है इन सभी कंपाउंड जो यहाँ पे दिया गया इन सभी के लिए। तो हमारा कंजुगेट बेस क्या होता है, मतलब बात किया जाएगा कंजुगेट बेस का, तो इधर हमारा एसिड रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग, तो हमको क्या होगा कि बेस वहाँ पे H+ लेने आता है। तो बेसिकली हम लोग हर जगह से H+ अगर हटा देंगे तो हमारा जो भी बनेगा वो हमारा कंजुगेट बेस बनेगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन HF दिया, तो HF में हम लोग H यहाँ पे निकाल दिए H+, तो हमारा F- हो गया, ये हमारा HF का कंजुगेट बेस हो गया। वहीं पे H2SO4 की बात की जाए तो इसका हो जाएगा HSO4 माइनस हो जाएगा, H2O के लिए OH माइनस हो जाएगा। सभी से आपको H+ एक H+ निकाल देना है। NH3 के लिए NH2 माइनस हो जाएगा, HCO3 के माइनस के लिए CO3 माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से कंजुगेट बेस बनता है, मतलब जो भी यहाँ पे दिया जाए उसमें आपको H+ जो है माइनस कर देना, तो आपका कंजुगेट बेस बन जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपको जो है सेट 1, 2, 3 सारा सॉल्व कर दिए हैं। आपको PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और बेसिकली 1 और 2 का तो प्रोवाइड किया ही जा रहा है। तो आप लोग जाके, जो लोग नहीं देखें तो उन सभी को वहाँ पे चैनल पे जाके देख सकते हो, और इन स्क्रीन में भी यहाँ पे दिखाया जाएगा, इस चीज़ को आप लोग देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, अभी 95% लोग यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। हमें आप ही लोग के लिए कर रहे हैं तो आगे भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए यही चीज़, इस चीज़ को रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, और मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, और आप लोग बताइएगा कि अगर आप लोगों को जो है अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीरीज कराना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आप लोग यहाँ पे इन सभी वीडियो को देख के आपका एग्जामिनेशन आने वाला है, तो आप अच्छे तरीके से केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन दीजिए। यहीं तक आप सभी का धन्यवाद।